Romantic criticism, 19th century criticism. Do you know about romantic criticism? Why we read romantic criticism? Do you know what is romantic criticism theme? So yeah, आज हम लोग ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म को क्यों पढ़ा जाता है एंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म के फेमस राइटर्स क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरे वीडियो में बने रहे आप लोग। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहाँ हम कर लिया करते हैं थोड़ी मस्ती मजाक पढ़ाई के साथ। तो हम लोग टॉपिक में जाने से पहले थोड़ी एक मस्ती कर लेते हैं जो कि हम लोग का जोक्स शामिल होने वाला है। ठीक है, तो आज के जोक्स होने वाली है हमारा टीचर एंड राकेश के ऊपर, मतलब बच्चा और स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। टीचर ने कहा राकेश को, कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने कहा था, तू लिख कर क्यों नहीं आया राकेश? राकेश ने बोला, क्या करूँ टीचर, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा वो भाग गया। हाँ, सो फनी है ना, थोड़ा फनी है। सो हम लोग चलते हैं अब इन सारे बकवास को साइड में रख के टॉपिक पे चलते हैं अब हम। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं टॉपिक पे जहाँ हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं। सो रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ठीक है, देख सकते हैं जो कि 19th सेंचुरी का है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे रोमांटिक क्रिटिसिज्म 19th सेंचुरी में जो पीरियड था उसे ही रोमांटिक क्रिटिसिज्म के नाम से जाना गया। एंड क्रिटिसिज्म पहले जान लेते हैं हम लोग, क्रिटिसिज्म आखिर है क्या। सो क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, आलोचना करना मतलब एक दूसरे का बुराई करना, जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ करते हैं, थोड़ी बहुत बुराई करते हैं। हालांकि हम पड़ोसी के साथ कोई कम भी करता होगा तो अपने फ्रेंड के साथ करते ही होंगे, हम अपने फ्रेंड की पड़ोसी के साथ मतलब थोड़ी चुगलखोरी करते हैं ना, उस टाइप से ये क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म मतलब पोइट्स जो है, पोइट्स भी एक दूसरे का चुगलखोर, मतलब चुगलखोर नहीं, एक दूसरे का बुराई अच्छाई निकालते हैं। अच्छाई बहुत कम ही निकालते हैं, बुराई ज़्यादा निकालते हैं। स्पेशली ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग किसी का बुराई हम लोग को जल्दी नज़र आता है, अच्छाई नज़र आता ही नहीं। लाख कोशिश करो अच्छाई देखने का लेकिन नज़र ही नहीं आता है यार, क्या करें, यही प्रॉब्लम है हम इंसानों का। तो बस यही, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि एक दूसरे का बुराई अच्छाई निकालना। ठीक है, तो जो पोइट्स अपने पोएम्स में करते हैं, मतलब पोइट्स, पता है पोइट्स क्या करते हैं, वो अपना पोएम में ही एक दूसरे के बारे में वो लोग क्रिटिक कर देते हैं, मतलब दूसरों को वो लोग गलत ठहरा देते हैं। मतलब वो यहाँ इस चीज़ में गलत है। कोई नेचर के बारे में कुछ कहा है तो नेचर के बारे में उसको इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। कोई अपना पर्सनैलिटी के बारे में कहा है तो पोइट बता देते हैं कि किसी को अपना पर्सनैलिटी के बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए। तो इस टाइप से तो हम लोग देखते हैं इसका पीरियड जो था वो कब था, 1780 से 1838 के बीच में था। ठीक है, उस टाइम जो था ये पीरियड है 1780 से 1838 का जो पीरियड है उसी को रोमांटिक क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इसका मेन थीम देख लेते हैं आखिर हम लोग रोमांटिक क्रिटिसिज्म है क्या। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रोमांटिक मतलब ये नहीं कि ये रोमांटिक रोमांस से रिलेटेड है, ये बात नहीं है। कि रोमांटिक इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें नेचर का लव के बारे में बताएगी कि नेचर्स में हम लोग घुल मिल जाते हैं तो नेचर्स का लव का अलग ही मजा है। तो वही चीज़ के बारे में कहा गया है। तो नेचर्स लव से ये आया है रोमांटिक नाम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला लव मत समझिएगा आप लोग, ठीक है, वो वाला नहीं है। सो यहाँ पे नेचर से लव रिलेटेड है। तो यहाँ पे थीम क्या है कि आप लोगों को थीम है इमोशन। ठीक है, इसमें मतलब इमोशंस को देखा जाता है जो रोमांटिक पोएम्स है या फिर रोमांटिक क्रिटिक्स जितने जो है अपने पोएम्स में इमोशंस को दिखाते हैं। एंड इमेजिनेशन, काफ़ी सारे कल्पनाएं वो लोग का होती है, मतलब इमेजिनेशन कुछ भी कर देते हैं वो लोग, जो नहीं भी होने का होता है ना उसको भी इमेजिनेशन करके अपना पोएम में बना देते हैं वो लोग। उसके बाद नेचर पे तो सबसे ज़्यादा आप लोग देखें ना, मतलब कोई भी पोएट जो होता है ना, अगर आप लोग देखेंगे कि वो रोमांटिक एज का है तो वो मतलब नेचर के बारे में तो उनको लिखना ही है। तो नेचर के बारे में काफ़ी ही ज़्यादा ये है रिलेटेड है। एंड सोशल क्लास के बारे में भी, समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर भी वो लोग क्या करते हैं, कुछ प्ले बना देते हैं या फिर कुछ पोएम्स में अपना लाइन लिख देते हैं। एंड फ्रीडम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रीडम के बारे में भी बताता है कि कैसे फ्रीडम ये किया जाता है। एंड एक्सप्लोरेशन भी वो लोग करते हैं, काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद ही अपना ये करते हैं। एंड इंडिविजुअलिज्म, एक्सप्लोरेशन मतलब पोएम के थ्रू बताते हैं कि किस टाइप से हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कोई भी चीज़ को। इंडिविजुअलिज्म मतलब व्यक्तिगतता, व्यक्तिवाद के बारे में भी वो लोग बताते हैं। तो ये सारी जो है क्या है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म का थीम है। ठीक है, रोमांटिक पीरियड का थीम है। एंड रोमांटिक क्रिटिक्स भी इसी का ऊपर अपना क्रिटिक एक दूसरे का ऊपर करते हैं। सो यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे एज अ रिस्पॉन्स ऑफ न्यू क्लासिकल मूवमेंट इन लिटरेचर। तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो पोइट्स है वो लोग रोमांटिक क्रिटिक कैसे आए, वो लोग जो है न्यू क्लासिक, देखिए रोमांटिक क्रिटिसिज्म के पहले न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म आया। ठीक है, तो रोमांटिक क्रिटिसिज्म जो है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स दिए। वहाँ पे क्रिटिक जो थे वो लोग एक दूसरे का बुराई कर रहे थे ना, तो ये लोग क्या किए, रोमांटिक क्रिटिसिज्म
उन लोग का रिस्पॉन्स दिया, मतलब वो लोग बुराई कर रहे थे तो उसका रिस्पॉन्स दिया। हालांकि मानो कोई पोइट, न्यू क्लासिकल पोइट है, वो उसने क्या किया, क्रिटिक कर दिया कोई रोमांटिक कुछ किसके बारे में कि नेचर का ऊपर इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं बनाना चाहिए कुछ भी। तो क्या किया, रोमांटिक क्रिटिसिज्म को एक पोइट आ गया और वो बोल रहे कि, तो वो उसका रिस्पॉन्स किया, मतलब उसको उल्टा जवाब दिया कि आपको कैसे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो वही बोला गया कि ये रिस्पॉन्स ऑफ न्यू क्लासिकल मूवमेंट, मतलब न्यू क्लासिकल मूवमेंट में जितने सारे आंदोलन वगैरह हुआ था उसका ये रिस्पॉन्स दिए थे लिटरेचर में। उसके बाद जाके इसका रोमांटिक क्रिटिसिज्म आया, इसीलिए ना न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बाद रोमांटिक क्रिटिसिज्म आया, मतलब 18th सेंचुरी हुआ था, उसके बाद 19th सेंचुरी हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका मतलब प्रभाव इसमें किस में पड़ा है। तो ये यूरोपियन मूवमेंट, मतलब ये यूरोप से ही रिलेटेड है, यूरोपियन मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड फ्रांस में जो होने वाले रिवॉल्यूशन है उसके बारे में यहाँ पे देखा जाता है, प्रभाव देखा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म का फादर कौन है, तो इसका फादर है रॉबर्ट बर्न्स, इसका फादर है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग कुछ फेमस क्रिटिक पोएट देख लेंगे जो कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म के हैं, जो विलियम ब्लैक है, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस.टी. कोलेरिज है, जॉर्ज गार्डन, एंड लॉर्ड बायरन, एंड जॉन कीट्स और एसेट्रा बहुत सारे हैं। ये हालांकि ये सब सारे फेमस नाम हैं जिन्होंने थोड़ी फेम हासिल कर ली है, इसलिए हम लोग उसका नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा रोमांटिक क्रिटिसिज्म के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, ठीक है। अगर नोट्स अच्छे से पढ़ने का उतना अगर आप लोग के पास टाइम नहीं भी है तो आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आप लोग कम से कम तो 2 पेज का इससे आप लोग नोट्स बना ही पाएंगे इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करके, ठीक है। लेकिन उसके लिए एक बार नोट्स भी पढ़ना जरूरी है। हालांकि इन सारी इन्फॉर्मेशन के पढ़ने के बाद आप लोग को नोट्स ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसको लिखा है, जो देख सकते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे जनरली रोमांटिक पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ इमेजिनेशन, ब्यूटी ऑफ नेचर, इमोशन एंड पर्सनल फीलिंग। तो देख सकते हैं वही सब बात दिया हुआ है कि जनरली जो रोमांटिक पीरियड जो है वो किस चीज़ के लिए है, वो इमेजिनेशन, ब्यूटी ऑफ नेचर का ब्यूटी दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, एंड पर्सनल फीलिंग, अपना पर्सनल फीलिंग दिखाता है राइटर। द पीरियड फ्रॉम 1780 to 1830 इज कॉल्ड एज रोमांटिक पीरियड। 1780 से 1830 के बीच के पीरियड को ही रोमांटिक पीरियड के नाम से जानते हैं हम लोग। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब लिटरेचर के इतिहास में, ठीक है। तो इसी टाइप से पूरा पैराग्राफ सारा पैसेज है जो कि काफ़ी मतलब इजी लैंग्वेज में, उतना भी हार्ड लैंग्वेज में है नहीं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग इसको पढ़ के रीडिंग करके एक बार इजीली समझ सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पता है आप लोगों को एक बात क्या होता है, नोट्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे फर्स्ट तो आप लोग को रीडिंग, पूरा नोट्स रीडिंग करना है, डायरेक्टली याद करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले पूरा नोट्स आप लोग को रीडिंग कर लेना है, एंड उसके बाद 2 बार तो रीडिंग करना ही है। 2 बार रीडिंग करके समझ गए, उसके बाद मेन पॉइंट को पॉइंट कीजिए, उसमें मतलब कुछ निशान लगाइए, एंड उसके बाद याद करना शुरू कीजिए आप। यही होता है मेन तरीका कोई भी नोट्स को पढ़ने। एंड अगर हम लोग 1-2 बार रीडिंग भी कर लेते हैं ना तो हम लोग को नोट्स इजी भी लगने लगता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग याद करने लगते हैं, रीडिंग नहीं करते, समझते नहीं है नोट को। अगर 1-2 बार रीडिंग करेंगे ना तो समझ में जरूर आएगा। एक बार रीडिंग करने से तो उतना खास समझ में आता नहीं है, क्योंकि लिटरेचर है भाई। तो इसलिए हम लोग को दो बार कम से कम रीडिंग करना चाहिए, उसके बाद ही याद करना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये लास्ट पैराग्राफ है जो देख सकते हैं आप लोग। लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूडिंग नहीं, लास्ट में कुछ भी अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग रोमांटिक क्रिटिसिज्म के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिए, एंड इसके नोट्स भी देख लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी आप सबको। एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूरा हम लोग समझ लिए रोमांटिक क्रिटिसिज्म के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया। आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो PDF तो चाहिए ही होगा आपको। सो आई होप आप लोग को ये पूरा रोमांटिक क्रिटिसिज्म का नोट समझ में आ गया होगा, एंड इसके बारे में मैंने जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दिया है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लेते तो आप लोग नोट्स इजीली समझ में आ गया। मैंने ये बात पहले भी बोल दिया, दोबारा दोहरा रही हूँ, पता नहीं क्यों। सो इसलिए, ठीक है। तो आप लोग को इसका PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई जुनून के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। एंड सो ओके देन वी विल मीट सून। ओके देन बाय, टाटा, टेक केयर।